साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम अंग्रेजों की भू राजस्व नीति की बात करेंगे। भू राजस्व नीति यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के बाद हम उसकी भू राजस्व नीति की चर्चा करेंगे। इस डेट के बाद क्यों चर्चा करेंगे? दरअसल 12 अगस्त 1765 यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि के पहले अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी वो स्पष्ट नहीं थी। यानी उनको भारत की तत्कालीन भारत की भू राजस्व व्यवस्था जो थी, ठीक, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार उनको स्पष्ट रूप से नहीं था। ठीक, इसका तात्पर्य है कि इसकी इस डेट के पहले, इलाहाबाद की संधि के पहले जो अंग्रेजों की जो नीति थी वो सैन्य व्यवस्था से और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थी मुख्य रूप से। ठीक, यानी वो अपने औपनिवेशिक लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे थे। यानी उस उपनिवेश के माध्यम से जड़ जमाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन दो युद्ध, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, दो युद्ध ऐसे जो भारत में अंग्रेजों से जो है जिससे अंग्रेज काफी शक्तिशाली हुए। ठीक है, इससे उन्हें भारत में जड़ जमाने का पूर्ण रूप से अधिकार मिला। अब सैन्य व्यवस्था तो उनके स्पष्ट हो ही गई थी, ठीक है, पृष्ठभूमि रूप से। इसके साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था और भू राजस्व नीति में भी हस्तक्षेप करने का उनको अधिकार प्राप्त हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, इस समय जो अंग्रेज गवर्नर बन के आया था, उस समय अंग्रेज गवर्नर यानी बंगाल पे गवर्नर के रूप में बंगाल प्रशासन किया जाता था। ठीक है, तो पहला जो लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बन गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में, ठीक है, वो आया। उसने क्या किया? इलाहाबाद की प्रथम संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। शाह आलम द्वितीय, ये कौन था? शाह आलम द्वितीय के साथ प्लस क्लाइव। क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की, जिसको इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब जो है भू राजस्व नीति अंग्रेजों के द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है, और प्रतिनिधि के रूप में जमींदारों की नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए आप क्या होता है इस संधि के माध्यम से होता क्या है? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना होती है। द्वैध शासन का तात्पर्य यह है कि एक दीवानी होता है, एक नाजिम, दो पद, दो विभाग, दो व्यवस्थाएं उत्पन्न की गई। कौन सी दो व्यवस्थाएं? एक दीवान और एक नाजिम। दीवान वाली जो व्यवस्था थी ये भू राजस्व में नीति में हस्तक्षेप करने का पूर्ण रूप से अधिकार देती थी। किसको? कंपनी को। और नाजिम व्यवस्था जो थी ये प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का हक देती थी। किसको? नवाब को। नवाब कौन था? बंगाल का नवाब। और मुशारफ द्वितीय कौन था? मुगल सम्राट था। और क्लाइव दोनों की बीच संधि हुई तो उसमें हुआ कि कंपनी जो है अब जो भू राजस्व व्यवस्था देखेगी और नाजिम व्यवस्था को जो नवाब देखेगा। ठीक, इससे हुआ क्या है? जो मलाई वाला पद था इसमें विभाग था, वो क्या है? बंगाल दीवान, जब दीवान व्यवस्था का अधिकार जो मिलकर इस कंपनी को, तो कंपनी को क्या मिले? इसके साथ साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व, तीनों राज्य आप देखेंगे वर्तमान में तीनों राज्य सटे हुए हैं। उस समय तत्कालीन भारत में क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है मुख्य केंद्र हुआ करते थे। ठीक वही व्यवस्था, जो अच्छी व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों को मिल गई, कंपनी को मिल गई दीवानी के रूप में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भू राजस्व वसूलना, इसका अधिकार किसको मिला? कंपनी को मिला। ठीक, कंपनी को मिल गया। अब 1765 के बाद इन्होंने वसूलना शुरू कर दिया। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आता है, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति जब होती है तो बंगाल के गवर्नर के रूप में होती है, बाद में जो है गवर्नर ऑफ इंडिया भी होता है। ये जो 1772 से लेकर 85 के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इन्होंने क्या की? इस व्यवस्था को, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था को किसमें बदल दिया? इजारेदारी, तालुकेदारी व्यवस्था। परीक्षा में पूछा जाता है इजारेदारी व्यवस्था और तालुकेदारी व्यवस्था क्या थी। ये जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में व्यवस्था अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? अब जो बंगाल में जो वसूलने का अधिकार था भू राजस्व, उसको हटा करके इन्होंने क्या किया?
इजारेदारी और तालुकेदारी व्यवस्था लाया। ठीक, इसको याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा। इसमें होता था क्या, कर संग्रहण करने का अधिकार तय किया जाता था। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था तालुकेदारी व्यवस्था में कर संग्रहण करने का अधिकार दिया जाता था। कैसे दिया जाता था, अब हम इस एक पॉइंट करके बताएंगे। इसमें जो है ऊंची बोली वाले को जो ऊंची बोली लगा देते, जिससे वर्तमान लॉटरी व्यवस्था में भी ऐसा कभी होता है, ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष हेतु लगान वसूली का अधिकार प्राप्त होता था। कर संग्रह करने का अधिकार प्राप्त होता था 5 साल तक। ध्यान दीजिएगा, ये व्यवस्था जो है 5 साल तक। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स 1777 ईस्वी में इसको वार्षिक कर दिया। वार्षिक मतलब 5 साल की जगह पर सिर्फ 1 साल का अधिकार आपको मिलेगा इसमें। ठीक, और क्या था व्यवस्था इसमें, जमींदार केवल संग्राहक थे। जमींदार क्या थे इसमें, संग्राहक, संग्रह करते थे, भूस्वामी नहीं थे। हमने यहाँ पे पहले लिख दिया, भूस्वामी माने भूमि का मालिकाना हक इनको नहीं मिला था अभी तक की व्यवस्था में। ये क्या थे, सिर्फ कर जो है जमींदार केवल संग्राहक थे, क्या, जो राजस्व था। कैसे इनको बदले मिलता क्या था, एक कमीशन पर काम करते थे, कमीशन पर काम करते थे, कमीशन मिलता था, ये जो है भू राजस्व संग्रह करते थे। अब इनको जो है जमीन की नीलामी का अधिकार भी इनको प्राथमिकता के तौर पे जमींदार को नहीं मिला था। यानी अगर मान लीजिए पैदावार वहां पर नहीं हुई, लगान पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुआ, तो जो है जमीन की नीलामी जो है पहली वरीयता किसको थी, कंपनी को, सरकार की थी उस समय। अगर वो नहीं थी तो उसके बाद इनको जो है द्वितीय वरीयता थी जमींदारों को। ठीक है, कहने का मतलब ये है, फिर एक पॉइंट देख लेते हैं। लगान निर्धारक सट्टेबाज और ठेकेदार करते थे, सट्टेबाज और ठेकेदार करते थे। यानी इस व्यवस्था में जमींदारों की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। 5 साल की जगह पे 1 साल भी कर दिया और इन्हें जो सिर्फ कमीशन पे मिलता था। ठीक, इस व्यवस्था को उस समय जो काउंसिल के जो परिषद के एक सदस्य थे फ्रांसिस थे, जो बहुत नजदीकी थे, इन्होंने इसको हटाने का अधिकार भी दिया था। व्यवस्था मतलब अपील किया था, सिफारिश की थी, सुझाव दिया कि राज्य व्यवस्था में जमींदारों को अस्थायी रूप से कर ली जाए जमींदारों के साथ। ठीक, पर 1775 में मराठा युद्ध हो जाता है, उस व्यवस्था में लंबित हो जाती है। ठीक है, फ्रांसिस ने सिफारिश की थी। अब आगे जो है ये व्यवस्था जो है चल रही है अभी 1777 के बाद भी एक वर्षीय रूप में, एक वर्षीय, ध्यान दीजिए, एक वर्षीय रूप में चल रही थी। इस दौरान हमने यहाँ नहीं लिखा, इस दौरान जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है 84, उसने भी सिफारिश की थी। कंपनी जो व्यवस्थाएं थी, सरकार थी वहाँ पे, इंग्लैंड की जो सरकार भी थी वो भी परेशान थी। क्यों परेशान थी, कंपनी के अधिकारी जो थे, जो जमींदार की विशाल व्यवस्था हुई थी, उसमें जो है बहुत बड़े घोटाले के रूप में सामने आई व्यवस्थाएं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कंपनी का सिर दर्द बन चुका था भू राजस्व नीति। उसके बाद होता क्या है, चलते चलते ये जो है फ्रांसिस सिफारिश उसमें तो अवलोकन नहीं किया गया ध्यान से, लेकिन बाद में जो जब कार्नवालिस आता है 1793 में इन्होंने, कार्नवालिस पहले आ जाता है 86 में, लेकिन 93 में इन्होंने क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भू राजस्व संबंधित लेके आई। ये क्या किए, इनके अस्थायी बंदोबस्त जो मांग फ्रांसिस ने की थी, अब अप्लाई कहाँ किया जा रहा है, 1793 में कार्नवालिस के द्वारा। इन्होंने क्या किया, इसमें लगान वसूली की समस्त वार्षिक व्यवस्था खत्म। लगान वसूली माने जो 1777 से 1 वर्षीय थी, वो जो वसूली जा रही थी उस व्यवस्था को इन्होंने खत्म कर दिया। अब क्या किया, अब अस्थायी रूप से व्यवस्था कर दी गई, अस्थायी। फिर क्या है, इस व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, जागीरदारी, माल गुजारी और बीसवेदारी और इस्तमारारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था इसको। ठीक, लगान वसूली का अधिकार, अब व्यवस्था जब ये आई कि लगान वसूली की जो व्यवस्था थी अस्थायी रूप से अस्थायी कर दी गई। अब बात यह आई कि अस्थायी हो गई, ठीक है, लेकिन लगान वसूली का अधिकार दिया किसको जाए, ये बात आई। यहाँ पर 2 विचारधाराएं सामने आती है। और एक जो है सर जॉन शोर का विचार आता है सामने, और दूसरा विचार जो होता है जेम्स ग्रांट का विचार सामने आता है। अब दोनों विचारों को हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के विचार। जमींदार, जॉन शोर क्या कहते हैं कि जमींदार जो है, यानी जो जमींदार अब तक जो इस व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा हम टैली कर रहे हैं यहाँ पे तुलना,
तालुकेदारी और इजारेदारी व्यवस्था में जमींदार क्या थे, सिर्फ कर संग्राहक थे, कर संग्रह करते थे। लेकिन यहाँ पे जमींदारों का जो है कद बढ़ गया। वो क्या थे, ये भूस्वामी के रूप में काम करने लगे। ठीक, ये ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे, लगान देने के वास्तविक अधिकारी यही थे। ठीक, और जेम्स ग्रांट का विचार क्या था कि सरकार भूस्वामी, ठीक, भूमि का मालिकाना हक किसको मिला, सरकार को ही रहना चाहिए। ठीक, सरकार ही जमींदार किसी व्यक्ति के साथ लगान की शर्तों को तय कर सकता है। ठीक है, सरकार तय करेगी। लेकिन बाद में जो परिषद काउंसिल की जो बैठक होती है तो उसमें जेम्स ग्रांट के विचार को जो है वरीयता नहीं दी गई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जॉन शोर के विचार को वरीयता दी गई, इसी विचार से आगे सरकार बढ़ने लगी। आइए इस व्यवस्था में जॉन शोर की व्यवस्था में पढ़ते हैं क्या है। इस व्यवस्था में जमींदार भूस्वामी हो गए, मालिक हो गए। सरकार की भू राजस्व आय निश्चित 375 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ देखिएगा, लगान वसूली की वार्षिक व्यवस्था खत्म, अब अस्थायी जब हो गई तो हर चीज में अस्थायीपन आ गया। कहने क्या तात्पर्य है कि जो जिस भूमि पर लगान वसूल करना था उसका रेट भी तय कर दिया गया, सरकार को कितना मिलेगा वो भी तय कर दिया गया, जमींदार को कितना मिलेगा वो भी तय कर दिया गया। ठीक, अब देखिए, आय के अनुसार व्यय करना था, जो सरकार को आय तय की गई उसी के अनुसार व्यय करना था। दूसरी व्यवस्था इसमें आती है, जमींदार से मालगुजारी आय हमेशा के लिए तय, जमींदारों को भी तय कर दी गई कि आपको कितना मिलेगा उसमें से। ठीक, अब हम देखते हैं बारी बारी से जमींदारों के लिए कैसे तय की गई। कृषकों से वसूले लगान का 1/10/11 भाग सरकार को देना था। यानी जमींदार जो वसूली करते थे, अगर वो 11 किलो वसूली किए तो 10 किलो क्या देंगे, सरकार को देंगे, और 1 किलो भाग जो है जमींदार का, 10/12 भाग 10/11 भाग सरकार को देना था और 1/11 भाग जमींदार का होता था। फिर आपका जो है तय समय में लगान न मिलने पर जमींदार द्वारा भूमि नीलामी होती थी। तय समय माने क्या है, लगान देने का एक समय निश्चित किया गया है, जिस तिथि को समय निश्चित किया उसके सूर्यास्त, जैसे आज अगर लगान देने की आखिरी तारीख है तो आज जो है सूर्यास्त जब होगा उसके पहले पहले वो देना था। इसी को जो सूर्यास्त कानून कहते हैं। ये व्यवस्था पूछा गया परीक्षा में, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था, अब यह भू राजस्व से संबंधित था। ठीक है, लगान इस तिथि को सूर्यास्त तक जमा करना था, इसी को सूर्यास्त कानून ही बोला गया। ठीक है, अगर नहीं जमा किए तो नीलामी का अधिकार किसको मिला, जमींदारों को। ठीक, अब इसके तहत एक व्यवस्था और है, इसमें वो अब हम परिणाम की बात करेंगे। इस भू राजस्व नीति में इसमें जो इस्तेमारी बंदोबस्त और आपको मालवाड़ी बंदोबस्त हम बाद में पढ़ाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। एक व्यवस्था इसमें हम परिणाम की बात करेंगे। इसमें हुआ क्या, अस्थायी बंदोबस्त होने से सरकार को 10/11 भाग देना था। इस भाग को देने के लिए जमींदार पूरी ताकत लगा देते थे। ठीक है, जब ताकत लगा देते थे और ताकत लगाने में सफल हो जाते थे तो ये जो है कंपनी के बहुत प्रिय हो जाते थे। ठीक है, जमींदार उसमें नुकसान किसको होता था, शोषण किसका होता था, कृषकों का, रैयत का शोषण होता था। ठीक है, इस व्यवस्था ने एक नई चीज को जन्म दिया, राजभक्त जमींदारों की उत्पत्ति होती है यहीं से। राजभक्त जमींदार यानी सरकार के जो एकदम भक्त हो गए थे उस समय जमींदार, उनकी उत्पत्ति होती है, भक्त होने में उनको फायदा था। दूसरा क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समर्थक जमींदार हो गए। जिस उपनिवेश का विरोध पूरे संपूर्ण भारत में हो रहा था, जमींदार जो अपनी जड़ मजबूत करने के लिए उसका समर्थन करने लगे। और हुआ क्या, इसका परिणाम ये हुआ, संपूर्ण भारत को भुगतना पड़ा उसमें। 1857 की जो क्रांति होती है, राष्ट्रीय क्रांति होती है, उसमें सरकार को समर्थन करते हैं ज्यादातर जमींदार। कौन जमींदार, जो राजभक्त हो गए थे। इस व्यवस्था जो है, इस अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वारेन हेस्टिंग्स की इजारेदारी व्यवस्था, तालुकेदारी व्यवस्था क्या थी, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों की व्यवस्था क्या थी। कहने का तात्पर्य है कि इजारेदारी तालुकेदारी में जो जमींदारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, यहाँ भी जमींदार अच्छे हो गए थे।
और राजभक्त भी हो गए थे। ठीक, वीडियो पसंद आएगा आप जो शेयर और लाइक जरूर किया करिए।